बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर सरेसन और आप मेरे साथ सीख रहे हैं माशरती उलूम। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपकी मेहनत की वजह से, आपके सपोर्ट की वजह से हम जो है वो इस चैप्टर का तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। जिसमें आज हमारा पहला लेक्चर होगा, यानी इस चैप्टर का हम इस लेक्चर में इंट्रोडक्शन लेंगे कि इस चैप्टर में ये क़याम पाकिस्तान से क्या मुराद है, और इसकी छोटी सी हेडिंग आज हम स्टडी करेंगे, ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं कि क़याम पाकिस्तान से क्या मुराद है। तो क़याम पाकिस्तान और करारदाद पाकिस्तान दो अलग वर्ड हैं और दोनों की डेफिनेशन अलग अलग हैं, सही है। दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है वो आपको मैं अभी बता देता हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए। आप लोग करारदाद पाकिस्तान और क़याम पाकिस्तान के दरमियान क्या फ़र्क है वो आप समझ सकें, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, पहले देखते हैं क़याम पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद करारदाद पाकिस्तान समझेंगे। हमारा टॉपिक क्या है, क़याम पाकिस्तान। क़याम पाकिस्तान से मुराद पाकिस्तान बनने में जितने वाक़यात पेश आए, यानी जब बर्रे सगीर में बरतानवी राज आया, यानी इसके अलावा यूरोपीय अक़वाम आए, आपके पर्टिकुलर सेलर आए थे जिनका नाम था वास्को डे गामा। जब से लेके जब यूरोपीय अक़वाम की जो है वो ट्रैवल यहाँ पे स्टार्ट हो चुका था 16वीं सदी से लेके 1947 के दरमियान में जितने वाक़यात हुए मुसलमानों के साथ, जितने वाक़यात हुए, जितनी जद्दोजहद की, जितनी मुसलमान रहनुमाओं ने काम किए, जितनी लीग बनाई गई जिसमें उन लोगों ने मिलजुल कर काम किया, 1947 के दरमियान से लेकर 1600 से 1947 के दरमियान में जितने वाक़यात पेश आए, जितनी लीग बनाई गई, जितनी जद्दोजहद की गई, वो तमाम का तमाम काम क्या कहलाता है, क़याम पाकिस्तान कहलाता है। पहली बात ये आपको क्लियर हो गई। दूसरी बात, करारदाद पाकिस्तान। करारदाद पाकिस्तान पाकिस्तान रेजोल्यूशन को कहते हैं, जिसमें पाकिस्तान बनने की जो है वो पाकिस्तान बनने की जो है वो तहरीक की गई थी कि पाकिस्तान बन जाएगा। तो भाई वो इस बुनियाद पे बनेगा कि भाई करारदाद पाकिस्तान 1940 में कायम हुई थी, 23 मार्च 1940 को कायम हुई थी। उसमें बताया था कि पाकिस्तान में जो जो इलाके आएंगे, सूबा पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, ये अपनी मुस्लिम अक्सरियत की वजह से आज़ाद किए जाएंगे। जहाँ जहाँ मुसलमान ज़्यादा तादाद में मौजूद होंगे उन इलाकों को मुसलमान को दे दिया जाएगा और उन इलाकों को ज़म करके एक रियासत बनाई जाएगी जिसका नाम क्या होगा, पाकिस्तान होगा। ये आपकी करारदाद पाकिस्तान थी, यानी पाकिस्तान रेजोल्यूशन। हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है क़याम पाकिस्तान, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, क़याम पाकिस्तान दरअसल आपके हिंदुस्तान में जो यूरोपीय अक़वाम 16वीं सदी से आने स्टार्ट हुई थी, जब से ही आपके पाकिस्तान का क़याम स्टार्ट हो चुका था। पाकिस्तान ने अपने लिए जद्दोजहद करना स्टार्ट कर दी थी। फिर यूरोपीय अक़वाम के बाद सबसे आखिर में आपके बड़े सगीर में बरतानवी आए थे। कौन आए थे, बरतानवी के लोग आए, यानी ताज बरतानिया, यानी बरतानिया की हुकूमत हुई, ठीक है। 1857 से पहले जो है वो 1857 में जो है वो बरतानवी राज आ गया था, और बरतानवी राज के बाद 1857 के बाद जो है वो अंग्रेज़ों की हुकूमत यहाँ पे बर्रे सगीर में जमना स्टार्ट हो चुकी थी। तो प्यारे बच्चों, ये बात क्लियर हुई आपको, ठीक है। तो 1857 की जंग आज़ादी में क्या हुआ था, 1857 की जंग आज़ादी क्या हुआ था, जंग आज़ादी में मुसलमान और हिंदुओं ने दोनों ने मिलके जो है वो अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ जंग की थी, जिसके नतीजे में वो काफ़ी सारा हिस्सा जो है वो अंग्रेज़ हुकूमत से छीनने में कामयाब हो गए थे। लेकिन कुछ महीनों के बाद अंग्रेज़ हुकूमत ने दोबारा से वो हिस्सा अपने कब्ज़े में ले लिया था, और लेने के बाद मुसलमानों को इसका कसूरवार ठहराया था और मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा जुल्म व सितम किए थे। तो 1857 की जंग आज़ादी के बाद ताज बरतानिया, यानी बरतानिया की हुकूमत यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी थी। जब यहाँ पे 1857 की जंग आज़ादी के बाद ताज बरतानिया स्टार्ट हुआ, यानी बरतानिया की हुकूमत, बरतानवी की हुकूमत स्टार्ट हुई। तो प्यारे बच्चों, बरतानवी की हुकूमत ने यहाँ पे मुसलमानों पे बहुत ही ज़्यादा जुल्म व सितम ढाना स्टार्ट कर दिए थे। दरअसल बरतानिया के जो लोग हिंदुस्तान में आए थे, ये तिजारत की गर्ज से आए थे। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, याद होगा आप लोगों को, ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की गई थी, याद है आप लोगों को जी।
तो ईस्ट इंडिया कंपनी इसलिए कायम की गई थी ताकि वो हिंदुस्तान से जो वो यहाँ पे मसाले जात वगैरह बनाए जाते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी इकसाम के होते हैं, पूरी दुनिया में उसकी मांग है, तो यहाँ से वो यूरोप में और दीगर मालिक में एक्सपोर्ट कर सके। तो इस गर्ज से आई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनके दिल में लालच होना स्टार्ट हो गया। तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने उस तिजारत की गर्ज में अपने पास असला जो है वो स्टोर करना शुरू कर दिया था। आखिर वक्त में 1857 में आपकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका अख्तिताम हो गया, और अख्तिताम होने के बाद पूरे बर्रे सगीर पर 1857 की जंग आज़ादी के बाद आपकी बरतानवी राज यानी ताज बरतानिया यानी बरतानिया की हुकूमत हो गई। जब बरतानिया की हुकूमत पूरे बर्रे सगीर पर हो गई तो आपके ताज बरतानिया ने पूरे बर्रे सगीर के मुसलमानों पर बहुत ही ज़्यादा जुल्म सितम करना स्टार्ट कर दिया, और हिंदुस्तान के मुसलमान और हिंदू दोनों इस बात से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थे और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे, और वो ग़ुलामी में आ चुके थे। किसकी? बरतानिया की ग़ुलामी के अंदर आ चुके थे। ठीक है, तो हिंदुस्तान में दो बड़ी कौमें मौजूद थी, एक हिंदू और दूसरी मुसलमान। दोनों ने जद्दोजहद जो स्टार्ट कर दी थी, इसका आगाज़ होना स्टार्ट हो गया था 1857 की जंग आज़ादी के बाद। क्योंकि कोई सी भी कौम, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि वो कोई सी भी कौम हो, चाहे वो कमज़ोर हो या फिर ताकतवर हो, कोई सी भी कपड़े बुनने वाली कौम क्यों ना हो, वो ये नहीं चाहेगी कि मुझ पर ये मुसल्लत हो जाए। गरीब से गरीब कौम भी ये नहीं चाहेगी कि कोई भी कौम उसके ऊपर, ताकतवर कौम उसके ऊपर मुसल्लत हो जाए, और मुसल्लत होने के बाद उससे ऊपर जो है वो अपनी हुक्मरानी करे, उसको ग़ुलाम बना ले, चाहे वो जितनी गरीब क्यों ना हो। सही है, वो आज़ादी को पसंद करेगी। इसी तरह से मुसलमानों ने आज़ादी को पसंद किया और जद्दोजहद करना, इसलिए हिंदू और मुसलमानों दोनों ने इसके लिए जद्दोजहद करना स्टार्ट कर दी कि भाई हम बर्रे सगीर में अंग्रेज़ों की हुकूमत में नहीं रहेंगे, इनके ग़ुलाम नहीं रहेंगे। सही है, इसमें जो है वो मुसलमानों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था। मुसलमान सियासी समाजी तौर पर, तालीमी तौर पर जो अंग्रेज़ हुकूमत है इनको पीछे धकेलना स्टार्ट कर दिया था। मुसलमानों के तालीमी निज़ाम जो है वो बंद कर दिए गए थे, उनसे उनकी नौकरियां छीन ली थी, उनसे उनके घर बार छीन लिए थे, और इसके अलावा उन पर बहुत ही ज़्यादा जुल्म सितम किया था। उनकी मस्जिदों को ताले तक लगा दिए गए थे, उन पे बहुत ज़्यादा जुल्म सितम किया जा रहा था। कब? 1857 की जंग आज़ादी के बाद। जब सर सैयद अहमद ख़ान ने इन तमाम के तमाम हालात को देखा तो सर सैयद अहमद ख़ान जो है वो पहले मुस्लिम रहनुमा के तौर पे सामने आए, मुसलमानों के रहनुमा के तौर पे सामने आए, और मुसलमानों की उन्होंने अखलाकी, मुआशी और तालीमी पस्ती से, यानी ये जब ज़वाल की तरफ मुसलमान जा रहे थे तालीमी लिहाज से, मुआशी लिहाज से, अखलाकी लिहाज से, तो सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों को तालीमी, अखलाकी और मुआशी लिहाज से आगे बढ़ाने की कोशिश की और उनको ज़वाल से निकालने की कोशिश करना स्टार्ट कर दी। तो प्यारे बच्चों, सर सैयद अहमद ख़ान पहले मुस्लिम रहनुमा है जिन्होंने मुसलमानों को सियासी, समाजी और तालीमी तौर पर मजबूत बनाने की कोशिशें की। तो बात क्लियर हो गई आपको? तो कौन है पहले रहनुमा वो जिन्होंने ये काम किया? सर सैयद अहमद ख़ान। सर सैयद अहमद ख़ान कौन है? सर सैयद अहमद ख़ान। सर सैयद अहमद ख़ान वो शख्स हैं जिन्होंने बरतानवी हिंदुस्तान में पहले मुस्लिम रहनुमा, बरतानवी हिंदुस्तान में पहले मुस्लिम रहनुमा कौन है? सर सैयद अहमद ख़ान है। सर सैयद अहमद ख़ान पहले मुस्लिम रहनुमा है, और उन्होंने ये बात महसूस की कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग कौमें हैं, लिहाजा दोनों एक साथ रह कर कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। उन्होंने क्या बात साबित की? उन्होंने ये बात की कि हिंदू और मुस्लिम दोनों अलग अलग कौमें हैं, दो अलग अलग कौमें हैं, दोनों एक साथ रहकर कभी भी हरगिज़ तरक्की नहीं कर सकती। तो उसके नतीजे में सर सैयद अहमद ख़ान ने दो कौमी नज़रिया पेश किया। क्या पेश किया? दो कौमी नज़रिया पेश किया। दो कौमी नज़रिया क्या है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। दो कौमी नज़रिए से मुराद हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग कौमें हैं, ये आपकी इबादत के लिहाज से, रहन सहन के लिहाज से, हर लिहाज से मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग कौमें हैं, लिहाजा ये दोनों कौमें एक साथ रह कर कभी तरक्की नहीं कर सकती। लिहाजा इन दोनों को अलग अलग मुल्क दिया जाए जिसमें वो अपने तौर पर रह सकें और तरक्की कर सकें। बात क्लियर हो गई आपको?
दो कौमी नज़रिया क्या है? वेरी गुड। सो ये सर किसने पेश किया था? सर सैयद अहमद ख़ान ने पेश किया था। फिर 1858 में सर सैयद अहमद ख़ान की क्या हो गई? वफ़ात हो गई। फिर उसके बाद मुसलमान जो है वो जो सर सैयद अहमद ख़ान ने मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कायम की थी। मोहम्मद एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस क्या थी? सबसे पहले उन्होंने एक मदरसा कायम किया, मदरसे से वो अलीगढ़ में जो है वो अलीगढ़ में ट्रांसफ़र कर दिया गया, अलीगढ़ में कॉलेज बन गया, कॉलेज के बाद वो यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया, यूनिवर्सिटी के बाद जो है वो मोहम्मद एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो बना दी गई। मोहम्मद एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के तहत काफ़ी सारे मुसलमान रहनुमा उसके ज़रिए निकले और निकलने के बाद उन्होंने सही जद्दोजहद स्टार्ट की। आप ये बात भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान बनने की असल वजह मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि यहाँ से मुसलमानों को सोचने का, तालीमी लिहाज से, समाजी लिहाज से, अखलाकी लिहाज से जो है वो मुसलमान मजबूत हुए थे और उन्होंने सियासी लिहाज से सोचना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसी वक्त गुजरता गया तो 19वीं सदी के आखिर में सर सैयद अहमद ख़ान की वफ़ात हो गई थी। 20वीं सदी के स्टार्ट में तो फिर मुसलमानों ने ये बात महसूस की कि हम लोगों को अपनी एक अलग जमात बनानी चाहिए, जिसके तहत हम पूरे जो है वो हिंदुस्तान में जो है वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अपनी जंग लड़ सकें और जंग लड़ने के बाद जो है वो अपना मुल्क पाकिस्तान हासिल कर सके। तो इस गर्ज पे 20वीं सदी के स्टार्ट में यानी 1906 में नवाब सलीमुल्लाह की जो है वो क़यादत में जो है वो एक जमात कायम की गई थी, जिसको ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का नाम दिया गया था। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इसका नाम ये क्यों रखा गया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? प्यारे बच्चों, इसका नाम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इसलिए रखा गया क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के, पूरी इंडिया के जितने भी मुसलमान हैं वो तमाम के तमाम मुसलमान इस लीग में शिरकत कर सकते। ये पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की जमात थी। कौन सी? मुस्लिम लीग। यानी ये किसकी जमात है? मुसलमानों की जमात है। इंडियन नेशनल कांग्रेस किसकी है? हिंदुओं की जमात है। फ़र्क याद रखिएगा, ठीक है। और ये जितने भी हिंदुस्तान में मुसलमान मौजूद हैं उन तमाम के तमाम लोगों को यकजा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, जिसके तहत पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान एक जगह पर हुए और एक जगह होने के बाद उन्होंने अपने मुल्क के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया। ये किसकी वजह से बनी? मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से बनी। और सबसे बड़ा किरदार पाकिस्तान के बनने का किस में है? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान यकजा हो गए थे और यकजा होने के बाद उन्होंने कोशिशें जो है वो करना स्टार्ट कर दी थी। तो प्यारे बच्चों, इसकी क़यादत किसने की थी? ये 30 दिसंबर 1906 में क़याम अमल में आया। यानी 30 दिसंबर 1906 में ये बात वादा कर दी गई कि हम एक जमात बनाने जा रहे हैं जिसका नाम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग होगा, और वो 30 दिसंबर 1906 में ये बन गई थी। और इसकी क़यादत किसने की थी? क़यादत नवाब सलीमुल्लाह ने की थी। नवाब सलीमुल्लाह ने क़यादत की। यानी इनकी वजह से, इनके कहने के ऊपर ये जमात बनाई गई, ठीक है। नवाब सलीमुल्लाह ने क्या की थी? क़यादत की थी, ठीक है। या तजवीज़ की, या इनकी बिना पर, या इनके कहने के ऊपर, तजवीज़ पर ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाई गई थी। इसके अलावा सदारत की बात अगर करें कि सदारत किसने की थी, तो सदारत सर सुल्तान मोहम्मद शाह आगा ख़ान ने की। मोहम्मद शाह आगा ख़ान ने की। इसके अलावा और भी बहुत सारे बड़े रहनुमा थे, ठीक है। इसके ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के और भी बहुत सारे बड़े रहनुमा मौजूद थे, ठीक है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग क्या है, ये बात आपको क्लियर हो गई। वेरी गुड। सो लेकिन प्यारे बच्चों, मुस्लिम लीग तो क़याम अमल में आ गई, लेकिन 1911 में प्यारे बच्चों आप लोगों को याद होगा कि बंगाल का हादसा हुआ था, कि मशरक़ी बंगाल और मगरबी बंगाल के तकसीम का जो हादसा हुआ था, ठीक है। मशरक़ी बंगाल में जो है मुसलमानों की ज़्यादा अक्सरियत थी और मगरबी बंगाल में हिंदुओं की ज़्यादा जो है वो अक्सरियत थी, ठीक है।
तो मगरिबी बंगाल में जो हिंदू थे और आपके आपकी जो कांग्रेस थी, ठीक है, हिंदुओं ने और कांग्रेस ने 1911 में ये बात कहना शुरू कर दी कि भाई मशरक़ी पाकिस्तान और मशरक़ी बंगाल और मगरिबी बंगाल की तकसीम को रोक दिया जाए, मनसूख कर दिया जाए। इस तरह से मशरक़ी बंगाल के जो मुसलमान थे उनको इस बात का खदशा महसूस होना शुरू हो गया कि अगर इन्होंने मनसूख कर दी कि हम इसको ख़त्म कर दिया कि मशरक़ी बंगाल और मगरबी बंगाल अलहदा सूबे नहीं बनेंगे, तो इससे मुसलमान हिंदुओं की जो है वो ग़ुलामी के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि मगरबी बंगाल में सबसे ज़्यादा मुस्लिम है, यानी 3/4 हिस्से के बराबर मुसलमान थे और 3 हिस्सा जो है वो 3/4 हिस्से के बराबर हिंदू थे, ठीक है। तो इस वजह से जो है मुसलमानों ने जो है वो इनको खदशा महसूस होना शुरू हो गया था कि भाई हुकूमत बरतानिया पहले उनके साथ वफादारी कर रही थी, लेकिन हिंदुओं के बार बार इस तरीके पे जो है बौछार करने की वजह से पूरा बागिया पड़ चुके हैं मगरबी बंगाल का, मशरक़ी बंगाल का, कि बार बार बौछार की वजह से जो है वो मगरबी बंगाल की जो है वो इस बात को मानने पे राज़ी हो गए थे और तकसीम बंगाल को रोक दिया गया था। फिर मुसलमानों ने जब ये देखा कि तकसीम बंगाल को रोक दिया गया है, तो मुसलमानों ने एक पॉलिसी अपनाई जिसमें उन्होंने मुस्लिम लीग ने कांग्रेस का साथ देना स्टार्ट कर दिया कि वो उन पर जुल्म सितम ना करें, उनके साथ जो है वो मिलजुल कर रहें। तो कांग्रेस का साथ देना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने ये बात कही कि जो पूरा हिंदुस्तान है सिर्फ हिंदुओं का है, सिर्फ पूरा हिंदुस्तान किसका है, हिंदुओं का। मुस्लिम लीग ने ये बात कहना शुरू कर दी और ये पॉलिसी स्टार्ट कर दी और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग ने हिंदुओं की क़यादत करना भी स्टार्ट कर दिया, यानी उनके साथ अच्छा रवैया भी रखना स्टार्ट कर दिया। जब ऐसा रवैया चल रहा था तो उसके बाद जो है वो एकदम 1914 में जो है वो आपकी पहले जंग अजीम जो है वो स्टार्ट हो गई। जब ये वाक़या चल रहा था तो पहली जंग अजीम स्टार्ट हुई, तो उस स्टार्ट में हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद को बहुत ज़्यादा तकवीत पहुँची। उसके बाद जब ये इख्तिताम पजीर हो गई थी तो उसके बाद जो आपकी मुस्लिम और हिंदू कौमें हैं दोनों ने यकजा हो गए। यकजा होने के बाद उन्होंने सिर्फ़ एक ही मकसद अपना लिया कि अब हम जो है वो जो हमारा दुश्मन है बरतानिया उससे आज़ादी हासिल करके रहेंगे। उसके बाद उन्होंने काफ़ी जद्दोजहद की और फिर अलग अलग हो गई। दोबारा से अलग अलग होने के बाद दोबारा से काफ़ी सारे वाक़यात हुए, उसके बाद वाक़यात पेश किए गए जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया दोनों 1947 को वजूद में आ गया, आज़ाद हो गया। तो प्यारे बच्चों, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग क्लियर है, वेरी गुड। इसके कुछ अकरास व मकासद भी हैं कि मकासद क्या हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाने के कुछ मकासद थे। वो मकासद क्या हैं आपको पेज नंबर 45 पर नज़र आ रहे होंगे, तो फिंगर रख लीजिए, मैं आपको बताया था। देखिए, पहला मकसद है हिंदुस्तान के मुसलमानों में हुकूमत बरतानिया से वफादारी का एहसास पैदा करना। मुख्तलिफ़ तजावीज़ तदाबीर के हवाले से हुकूमती इदारों से मुतल्लिक गलत फहमी पैदा हो तो उसे रद्द करना, ठीक है। तो क्या क्या मकसद है? पहला मकसद है हुकूमत बरतानिया से वफादारी का एहसास पैदा करना। हुकूमत बरतानिया से वफादारी का एहसास पैदा करना, या छोड़ें लिखने को, इसी आपको बता दें। हुकूमत बरतानिया से वफादारी का एहसास पैदा करना। इसके अलावा जो हुकूमत बरतानिया के हवाले से जो दूसरे हुकूमती इदारे हैं वो जो तजावीज़ और तदाबीर पेश कर रहे हैं उनकी तमाम की तमाम गलत फहमी को दूर करना और दूर करने के बाद उन तमाम की तमाम गलत फहमी को रद्द कर देना, यानी ख़त्म कर देना। ये पहला मकसद था। दूसरा मकसद था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए सियासी हुकूक मफादात की नुमाइंदगी करना और उनकी हिफाजत करना। इस सिलसिले में मुसलमानों की उमंगों और आरजुओं की हुकूमत तक बेहतर अंदाज में पेश करना। तो दूसरा मकसद था कि जो मुसलमान हैं हिंदुस्तान के उनके सियासी हुकूक मफादात की नुमाइंदगी करना, सही है, यानी उनके सियासी जो हुकूक हैं और मफादात हैं, यानी उनके जो उनकी नुमाइंदगी करना। इसके साथ साथ जो हुकूमत से मुसलमानों की उमंगों और आरजुओं को हुकूमत के ज़रिए और किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है इस पर बातचीत करना। तीसरा मकसद ये था कि बग़ैर किसी दूसरी कौमों को और जमातों को नुकसान पहुँचाए, ठेस पहुँचाए, अपने जज्बात का इजहार करना, अपने जो मुसलमानों का है वो काम करना, ठीक है। ये 3 मकसद जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बनने में स्टार्ट हुए थे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने कैसे स्टडी किया? आज हमने क्या में पाकिस्तान का क़याम किस तरह से अमल में आया ये स्टडी किया।
इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग क्या है इसके बारे में स्टडी किया, उसके मकासद देखे। ठीक है, सो तमाम बच्चे कॉपीज़ निकालें, टाइटल पेज बनाने के बाद कॉपी कर लें इसे। सही है। क्लास वर्क की हेडिंग डालिए नेक्स्ट पेज के ऊपर, आज की डेट डालिए, उसके बाद रेड लाइन के नीचे हेडिंग डालिए खाली जगह पुर करें। ठीक है, और 3 ब्लैंक्स निकाल लीजिए। ठीक है, निकाल लें। इसके बाद हेडिंग डालिए सवालात के जवाब दीजिए। पहला सवाल आपका है दो कौमी नज़रिया क्या है और हिंदुस्तान के किस मुस्लिम रहनुमा ने सबसे पहले इस नज़रिए को पेश किया। सबसे पहले इस नज़रिए को पेश किया। ठीक है, दो कॉमन नज़रिया क्या है ये बताएंगे आप। इसके अलावा सबसे पहले इस नज़रिए को किसने पेश किया बताएंगे। सर सैयद अहमद ख़ान ने पेश किया था, और है क्या आप ये बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, बर्रे सगीर के मुसलमानों को एक अलग सियासी जमात बनाने का ख़याल क्यों आया। सियासी जमात बनाने का ख़याल क्यों आया। ठीक है, क्या लिखना है आपको। बड़े सगीर में मुसलमानों को एक अलग सियासी जमात बनाने का ख़याल क्यों आया। इसलिए आया था क्यों आया था, वजह आपको यहाँ पर डिफ़ाइन करनी है। पढ़ा है ना आप लोगों ने। ठीक है, सो इसका जवाब आपको मिल जाएगा बुक में पेज नंबर 43 के ऊपर। सही है। तीसरा सवाल, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अकरासो मकासद क्या थे। अकरासो मकासद क्या थे। प्यारे बच्चों 3 मकसद थे ना, तीनों मकसद आप इसके अंदर डिफ़ाइन कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, तकसीम बंगाल की मनसूखी किस तरह मुसलमानों के सियासी मफादात के ख़िलाफ़ थी। क्या लिखना है आपको। आपको इसमें ये बताना है कि
तकसीम बंगाल की मनसूखी किस तरह मुसलमानों के सियासी मफाद के ख़िलाफ़ थी। यानी जो बंगाल की तकसीम का ऐलान किया गया था, तकसीम की मनसूख करने का ऐलान किया गया था, वह हम तकसीम बंगाल नहीं करेंगे, इसको रद्द कर दिया गया था। किस तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़, इस तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ थी क्योंकि मशरक़ी बंगाल में मुसलमान ज़्यादा तादाद में मौजूद थे और वहाँ पर रह के जद्दोजहद करना चाहते थे, तो इसलिए उनके मफादात के ख़िलाफ़ थी कि पाकिस्तान में और मशरक़ी बंगाल में ज़्यादा तादाद में मुसलमान मौजूद हैं और मगरबी बंगाल में हिंदू ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। तो अगर मनसूख कर दिया गया तो पूरे बंगाल के ऊपर हिंदुओं की हुकूमत आ जाएगी, हिंदुओं के दबाव में मुसलमान आ जाएंगे। इसलिए ये जो मुसलमान थे उनके सियासी मफादात के ये ख़िलाफ़ थे। तमाम बच्चों को बात क्लियर हो गई। प्यारे बच्चों, 3 ब्लैंक्स आपको बनानी है, 4 सवालात हैं, तमाम बच्चे काम कीजिए। तमाम बच्चे अपना ख्याल रखिए। हमारी मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर में होगी। अल्लाह हाफ़िज़।